बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। तरीके गुफ्तगू होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, रोशनियों का शहर कराची अब तारीकियों में डूबता जा रहा है। के इलेक्ट्रिक के सरबराह ख़ुद तस्लीम करते हैं कि लोड शेडिंग होती है और मामूल से ज़्यादा होती है। 3 से 6 घंटे तो मामूल था ही। अब लाइन्स एरिया, फेडरल बी एरिया और मलीर और दीगर इलाकों में कई इलाके हैं जहाँ पे 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग होती है। ओवर बिलिंग, लाइन लॉसेस, ये भी एक अहम इशूज़ हैं। कोरोना की वबा है, ऊपर से लोड शेडिंग का ज़ोर है, फिर शदीद गर्मी है। ऐसे में अहलियान कराची निढाल हैं, बेबस हैं। यही नहीं बल्कि उनकी बेबसी में शामिल होते हैं फिर डॉक्टर आमिर लियाकत, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आलमगीर खान जो फिक्सिट कैंपेन के बानी, उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है, जमात इस्लामी। ये धरना भी देते हैं। असद उमर साहब वहाँ पहुँचते हैं, धरने वालों से मुखातिब भी होते हैं, यकीन दहानियाँ भी करवाते हैं। इस सारी सूरत हाल में अब सवाल यह है कि के इलेक्ट्रिक का मसला है क्या, क्योंकि आज नैब भी हरकत में आई है। अवामी शिकायत के ऊपर उन्होंने नोटिस लिया कि 3 माह के अंदर नैब कराची इंक्वायरी करे मुआहदे की तफसीलात हासिल करने के बाद। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक का मसला है क्या, कराची में लोड शेडिंग क्यों होती जा रही है, ओवर बिलिंग का मसला क्यों है, इसका हल क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कराची के शहरी इस सारी सूरत हाल पर कहते क्या हैं। बिजली तो ऐसे हो गई है जैसे बस समझ लीजिए नाम की, और काम की रही तो बिल के मुताबिक बिल दे जाओ और बिजली ले जाओ। हुकूमत तो झूठी है। हुकूमत कहती कुछ है, करती कुछ है। हुकूमत 15,000 का कमाने वाला 10-10 हज़ार और 15-15 हज़ार बत्तियों में दे देगा तो आगे क्या करेगा। लोड शेडिंग ऐसी है भाई, 1 घंटे लाइट आती है और 2.5 घंटे जाती है। ऐलान कर देते हैं जी अब यूँ नहीं होगा, यूँ नहीं होगा, वही है। अभी आप देखो लाइट गई भी है सुबह से, रातों को जा रही है। रातों को क्या इतने से घोंसलों में पड़े रहे। गर्मी इतनी पड़ रही है कि अल्लाह माफ़ करे, और जो क्या कि मैं बत्ती ही नहीं है। उन्होंने जो है लोड शेडिंग में और इजाफा कर दिया है। पहले जो है 1 घंटे की होती थी, अब तो 4-4 घंटे की लोड शेडिंग है। बिल अपनी मर्जी से भेज रहे हैं, कोई रेटिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर। अब हम बच्चों को रोटी बनाएं या बिल भरें। ठेके पे तो सारा निज़ाम चल रहा है, जिसका जितना बिल चाह रहा है बिल भेजा, लाइट है नहीं। तुम 10,000 दो तुम लगा लो, 5,000 दो तुम लगा लो, तुम्हारी 24 घंटे जाएगी नहीं। और फिर एहतजाज और धरने के हंगाम वफाकी वज़ीर असद उमर कराची पहुँचे थे, शुरका से मुखातिब हुए, उन्होंने एक वादा किया था, ज़रा वो सुन लीजिए। 100 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट रोज़ाना इजाफी गैस दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसको पेट्रोलियम डिवीज़न ने बढ़ा दिया है। इनके पास इस वक्त जो है पहले से ज़्यादा फर्नेस ऑयल आ रहा है। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। जहां शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं होती थी पहले, वही सूरत हाल में हम वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर इस तमाम मदद के बावजूद आप कराची के अवाम के मसाइल बिजली के ताल्लुक से हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे ताकि कराची के अवाम के साथ ज्यादती ना हो। आप टेक ओवर क्यों नहीं करते कि इलेक्ट्रिक को टेक ओवर क्यों नहीं करते? सर अगर इसकी जरूरत पड़ी तो जरूर कर लेंगे। मसला हमने हल करना है, वो जिम्मेदारी वफाक की है, उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हम टेक ओवर करके करते हैं, हम इनसे काम करवा के करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। किसकी गलती से ये लोड शेडिंग में इजाफा हुआ वो नेपरा अलग से एक फैसला देगा। आज अलबत्ता अच्छी बात यह हुई कि वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई इस मसले पर। तो जो बिजली महंगी करने का फ़ैसला था वो एक बार फिर मौखर किया गया, क्योंकि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली 2 रुपये 79 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने का फ़ैसला किया था, जो कि मौखर कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल के हंगाम आलमगीर खान फिक्सिट वाले वो के इलेक्ट्रिक के सरबराह को ढूंढते फिर रहे थे, उनका बयान भी सुनिए और फिर मैं डॉक्टर आमिर लियाकत की बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CEO के इलेक्ट्रिक हैं और ये शहर के सबसे बड़े मुजरिम है जो लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग और नाअहली के जिम्मेदार हैं। हमें तलाश है, कोई जानता है तो बताए, ताकि इनके घर के बाहर हम शहरियों को ले जाकर एहतजाज कर सकें और इनके घर की भी बिजली काटें, ताकि इनको भी इस तकलीफ का अंदाजा हो, इनके घर वालों को भी पता चले कि आम आदमी किस तकलीफ में रह रहा है, किस जलालत से गुजर रहे आपकी नाअहलियों की वजह से। डॉक्टर आमिर लियाकत का ट्वीट भी ऑन एयर कीजिएगा, उनसे भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। उनका ट्वीट में वो लिखते हैं कि वो एक बेबस MNA हैं और वो अपने शहरियों को
कराची के शहरियों को बिजली फ्राहम करने से कासिर हैं और बेबसी के आलम में उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म से मिलकर इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। इस्तीफ़े का उन्होंने ऐलान किया है और बेबसी का इजहार उन्होंने किया है। आज ये भी बताया गया है कि वफाक में ये फैसला किया गया कि जब तक के इलेक्ट्रिक इशू सॉर्ट नहीं होते नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली दी जाए। शामी साहब, ये मसला कोई पुराना नहीं, नया नहीं है, बहुत पुराना मसला है। हर साल हमें लोड शेडिंग से बिलबिलाते शहरियों की आवाज़ सुननी पड़ती है कराची से। वंस फॉर ऑल ये मसला सेटल क्यों नहीं होता? खैर देखिए, ये कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जो है या कंपनी, ये तो पता 1913 में या उसके लगभग बनी थी और फिर ये एक प्राइवेट कंपनी थी। बाद में जब पाकिस्तान बना तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने चंद साल बाद इसे टेक ओवर कर लिया। एक ज़माने में वापडा भी इसका निगरान था, फिर एक फ़ौजी अदारा भी इसका निगरान रहा, फिर इसको डी नेशनलाइज कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। और उस वक्त से यानी अब कोई कभी एक मसला कभी दूसरा मसला, ये जो बड़े मेरे ख्याल है गंभीर मसाइल हैं, इन्वेस्टमेंट के मसाइल भी हैं जी, और बिजली की जनरेशन के मसाइल भी हैं, फिर एक ट्रांसमिशन लाइंस के मसाइल भी हैं। तो इनको ना तो ये एक दिन में पैदा हुए हैं और ना एक दिन में इन्हें हल किया जा सकता है। लेकिन ये जो यानी इस पर लगना होगा वफाकी हुकूमत को और हल तलाश करना होगा। और अभी ये जो असद उमर साहब भी यहाँ आए और फिर वज़ीर आज़म ने भी इजलास बुलाया, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। मेरा ख्याल है कि जो MNA है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब या आलमगीर साहब जी आलमगीर जो उनके लीडर हैं, हाँ बिल्कुल, उनको गुस्से में आने की बजाय और घरों पे जाने की बजाय, क्योंकि कोई मिसहैप ना हो जाए, ये भी हो सकता है, घर पे जाना, घर पे मज़ारा करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो लोगों के जज्बात जो हैं उनको भी काबू करना चाहिए और अमली इक़दामात करने चाहिए। असल बात यह है सोच समझ कर आप काम करें। और अभी ये जो खबर आई है ना कि नैब ने भी इसमें कदम रख दिया है, तो इसके भी नताइज जो हैं वो तबाहकुन हो सकते हैं, क्योंकि जो अदारे रेगुलेट कर रहे हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो नेप्रा इस तरीके से जब नैब बीच में आती है तो इन्वेस्टर जो हैं आइंदा के लिए सरमायाकार भाग जाते हैं मुल्क से, और ये भी और सरमायाकारी नहीं होती है, तो ये भी बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल नैब का ये मामला नहीं है, ये जो नेप्रा और दूसरे अदारे हैं उनको ये काम करना चाहिए। चलें, अभी मुझे सर ज्वाइन किया इकराम सहगल साहब ने, काबीना को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। ठीक, अभी मुझे ज्वाइन किया जनाब इकराम सहगल साहब ने। आप के इलेक्ट्रिक के साबिक डायरेक्टर और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ के इलेक्ट्रिक भी रह चुके हैं, करीब से इन मामलात को उन्होंने देखा हुआ, के इलेक्ट्रिक के मामलात को पिछले बरस से उन्होंने छोड़ी अपनी ये पोजीशन। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए सर। इकराम सहगल साहब जरा पहले ये बताइए कि आपकी नज़र में मसला है क्या और इसका हल कैसे कर सकते हैं हम तलाश, ये बुनियादी सवाल है। सबसे पहला मसला तो ये है कि आपने जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अब सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी का, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपकी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम, और इतनी बड़ी यूटिलिटी कंपनी, उसके अंदर आपके पास बहुत मजे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तानी मौजूद हैं। उसके अलावा आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनाया? चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने बनाया वो शेयर होल्डर ने अपने मसले को अपने कवर करने के लिए, ठीक है जी। नेचुरली सबसे पहली बात यह है कि आप अपना ये बात ठीक करें कि एक क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसको एक एक्सपीरियंस यूटिलिटी कंपनी रन करने की, और बहुत लोग हैं ऐसे पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी, वो पहले तक काम ये करें, ठीक है जी। बिकॉज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एक यूटिलिटी कंपनी नहीं रन कर सकता। वो जरूर आपके दौर में क्या था? ये जब आप चेयरमैन थे जी, यही था। और मैंने इनको इनकी चीज़ों जो थी उस पर मैंने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया था और रेजिग्नेशन भी इसी बात पर दिया था।
क्योंकि अभी जो बात मैं आपको सीधा बात बताता हूँ, ये जो लोड शेडिंग हो रही है ये बड़ी प्लान लोड शेडिंग है, ये ब्लैकमेल है, ये इनकी प्लान, इसलिए कि इनने बोला था 900 मेगावाट और 700 मेगावाट प्लांट लगाना है। मैंने इनको बताया कि मैं जी देखें ये आप जवाब नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता कि हबको के पास 1200 मेगावाट अवेलेबल है लाइंग आइडल, लकी पावर के पास 500 मेगावाट है लाइंग आइडल, अभी आपके पास एंग्रो और थर इलेक्ट्रिक वगैरह के पास इवेंचुअली आपके पास 4000 मेगावाट 2021 के एंड में या 2020 आपके पास है। आप स्टेप डाउन ग्रिड में इन्वेस्ट करें और स्टेप डाउन ग्रिड में इन्वेस्ट करके आप करें। अनफॉर्चुनेटली इन लोग ने मैनिपुलेट करके एनटीडीसी से सर्टिफिकेट एक ले लिया कि हम आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते और इस टाइम नहीं दे सकते। जब इन्होंने कर लिया, इन्होंने 900 मेगावाट का कर लिया और 700 मेगावाट को किया, मैंने रिफ्यूज किया, मैं बोला मैं तो नहीं साइन करता, मैं इसलिए मैंने रिफ्यूज किया। मैं जनरेशन में चले गए और जनरेशन में ये जो आपके ख्याल में नहीं जाना चाहिए था। ठीक। और इसलिए देखें बात यह है कि आप इनकी देख लें, जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो शेयर होल्डर्स ने एक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। जो चीज़ उन्होंने किया है वो उन्होंने बैंक्स लोन्स ले लेके और वो कई के एसेट को कोलैटरल रख के अपना एक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, उसी पैसे पर इन लोगों ने किया। नेचुरली जब आपने लोन्स वापस देना है तो आपने एक्सेसिव बिलिंग तो करना है। आप किस तरह से आप चलाएंगे इदारे जब तक आपके पास रेवेन्यू ना आए, आप फिर आप जाएंगे फ्यूल एडजस्टमेंट को। दूसरी बात मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ कि जो लोग प्राइवेटाइजेशन में मौजूद थे मिनिस्टर्स, वो जरदारी साहब की गवर्नमेंट में भी थे और वो नवाज शरीफ साहब के भी गवर्नमेंट में आगे थे और अभी भी यहाँ पर भी आपके मौजूद हैं पीटीआई की गवर्नमेंट में। देखिए सिंपल बात है, आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को और नेशनल इंटरेस्ट को आप अलग करें। मैंने बार बार उनके काफ़ी ने मेरे पर जोर लगाया कि आप साइन करें इस पर, मैंने बोला नहीं। फाइनली इन्होंने बोर्ड से अप्रूवल दोनों की ले ली। बाद में 6 महीने बाद जो नेपरा के नए चीफ एग्जीक्यूटिव आए हैं उन्होंने बोला कि नहीं ये दोनों प्लांट नहीं ठीक थे, लेकिन 900 मेगावाट का क्योंकि एलसी खुल गया था उसका उन्होंने कुछ नहीं किया, तो 700 मेगावाट की उन्होंने कैंसिल किया। नाउ आप एक बात सिंपल बात है जी 66.4% इनके पास शेयर होल्डिंग है, 9% है पब्लिक में और 25% है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। 66.4% में से मेजॉरिटी 33% जो है वो है अबराज ग्रुप की। अबराज ग्रुप है अंडर लिक्विडेशन। जब एक ग्रुप लिक्विडेशन में है, आप कोई भी लिक्विडेटर जो है वो आपको इदारा चला सकता है, डायरेक्टर लगा सकता है, वो ये नहीं काम कर सकता है कि नए नए पावर स्टेशन लगाए वगैरह वगैरह, क्योंकि आप किस तरह, आपको किसने अथॉरिटी दे दी वो डेट को ऊपर करने के लिए? ये तो लीगल चीज़ है। नाउ मैं शामी साहब मेरे बड़े दोस्त भी हैं और मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ये जानते हैं, इनफैक्ट मेरे CPNE के प्रेसिडेंट भी रहे हैं मैं, लेकिन नेपरा वगैरह के उनकी जितनी भी बस की बात थी ये बात नहीं मानते। जब तक नैब की इन पर थ्रेट नहीं आएगी, जब फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होगी, पता नहीं चलेगा कि इन्वेस्टमेंट आई, इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट लगाया या इन्होंने डेट ऐड किया, तब तक आपको ये नहीं करना। फॉरेंसिक ऑडिट कभी नहीं होने देंगे। मैंने इनको 7 दिन से बोला, पहले भी बोला मैंने, आप फॉरेंसिक ऑडिट कराएं, आप पता करें कि आपने डेट क्यों इतना ऐड करते जा रहे हैं। आप 900 मेगावाट का आप लगाएंगे तो आप तो $700 मिलियन आप डेट लगाएंगे। 700 मिलियन आप देखिए ना, आप ऑलमोस्ट $1 बिलियन डेट आप ऐड कर रहे हैं। ये आपके पास जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आप स्टेप डाउन ग्रिड स्टेशन एस्टैब्लिश करें, उससे बहुत कर। और दूसरी बात मैं आपको एक बात करता हूँ, बार बार आरिफ नकवी साहब का नाम आता है, आरिफ नकवी साहब ठीक है, अब राज ग्रुप है, आरिफ नकवी आउट ऑफ द पिक्चर। जो आदमी है अल-जुमे ग्रुप का वो शान अशारी है। शान अशारी के हर चीज़ पर ये नाचते हैं, हर चीज़ वो बोलता है, वो बात वो करते हैं, ठीक है। कोई नाम नहीं लेता शान अशारी का। ये मुनिस अलवी साहब हैं, वो ज़बरदस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नो प्रॉब्लम थिंग, ठीक है, फिगर्स वगैरह ये वो आपको सब चीज़ बता देंगे, लेकिन क्वालिफाइड हैं एक यूटिलिटी कंपनी रन करने का? ये मुझे छोटी सी सवाल है। अब अच्छा, अब इसका हल क्या है?
जी जी simple हल बात की मैं तरफ आपको बताता हूँ। सागर सबसे बड़ी हल, साहब यानी क्या सबसे बड़ी हल इकदाम करने चाहिए, आप क्या तजवीज़ करेंगे? वो उसी तरफ आ रहे हैं शामी साहब। सागर साहब आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाइए कि जो लिक्विडेटेड शेयर्स हैं 33%, लिक्विडेटर्स को बोलें कि जी हम आपको जब ये बिकेगा हम आपको जो पैसे हैं आप देंगे, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट है हम फॉर द टाइम बीइंग वो शेयर जो है वो हम अपने पास रख रहे हैं। आपके पास जब मेजॉरिटी आ जाएगा 25% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और 33% ये मेजॉरिटी होगा, उस वक्त आप अपना मैनेजमेंट बाय द वे मुनीर साहब अलावा और 2-3 आदमी फर्क के बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे वर्कर्स हैं। आप अगर आप देखें, मुझे ये बात बताएं, छोटी सी एक सिंपल बात है, आपके इंडस्ट्रीज बंद हैं, आपके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बंद हैं वगैरह वगैरह, आपके पास इतनी लोड की जरूरत क्यों आई? आपके पास इतनी लोड की जरूरत, आपकी तो लोड ड्रॉप हो गई है। आपकी जो लोड पीक लोड थी जब आपके इंडस्ट्रीज चल रहे थे, आपके जब इदारे चल रहे थे, उस वक्त तो बात आप मान सकते हैं कि भाई मुझे इतना लोड चाहिए। जब आपकी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, आपकी जो मेजर आपकी कंज्यूमर्स हैं, देखिए आपके पास 2.3 मिलियन आपके पास रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं, 700,000 आपके पास हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, 5 लाख कुंडास लगे हुए हैं, ठीक है ना। बात ये है, सिंपल बात है कि आपको ये बात भी करना पड़ेगा कि देखना ये पड़ेगा। मैंने कितनी दफ़ा ये बोला है कि भाई अगर आप ये देखें, और मैं आपको शेयर होल्डिंग में बताता हूँ, इवन आज जुमे के अंदर एक पाकिस्तानी है हबीबुल्लाह खान जो हब्को के ओनर है, वो बिल्कुल आज रन कर सकते हैं यूटिलिटी कंपनी को, क्योंकि उनके लोग हैं, अवेलेबल हैं, उनके लोग क्वालिफाइड हैं जो रन करते हैं उनकी यूटिलिटी कंपनीज। मैं बोलता हूं कि आप अगर चेक करना है, आप पाकिस्तानी बिजनेस को आप मोबिलाइज करें, कराची के बिजनेस को मोबिलाइज करें। साइकिल साहब ये फरमाएं कि तलब रसद का बहुत ज्यादा फर्क है, तो इस सूरत में नेशनल ग्रिड से किस हद तक कंपनसेट किया जा सकता है इस मसले को हल करने के लिए? और फिर के इलेक्ट्रिक का भी प्रॉब्लम है ना कि एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा उसके सिस्टम में आ नहीं सकता। देखिए बिल्कुल गलत बोलते हैं ये, अगर जो स्टेप डाउन ग्रिड स्टेशन लगाएं तो ये ले सकते हैं। अगर आप देखिए सिंपल बात है, जनरेशन करेंगे वो जनरेशन ग्रिड में डालेंगे ना, ये सिंपल ये तो बच्चों वाली बात है कि हम नहीं कर सकते। आप जनरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में डालेंगे, आप कुछ बाहर से अगर आ रही इलेक्ट्रिसिटी तो आप वो ग्रिड में डालेंगे ना। तो ये कौन सी ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं कि जी हम हमारे वो ट्रांसमिशन लाइन, हाँ ये जरूर है, लेकिन आप 1/20 ऑफ द वैल्यू की जो आप ये हो सकती है, ठीक है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जी एहतजाज नहीं, मैं मुजीबर शामी साहब के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एहतजाज की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने अंदर देखे। आप इनको हर ब्लैकमेल में आप इनको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस दे देते हैं वगैरह, ये किधर से पैसे, ये जो जितने लोन्स ले रहे हैं इसको सर्विस करने के लिए पैसे कहीं करेंगे, कौन करेगा, राइट। आप इनको बोले कि जी मेरी रेजिग्नेशन लेटर ही पब्लिश कर देने, अगर इनको ये है, मैं तो नहीं कर सकता इन द सेंस बिकॉज मेरी एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज चेयरमैन, लेकिन इनके पास तो पब्लिक इंटरेस्ट पर है ना। उन्होंने मेरी रेजिग्नेशन लेटर जो 8 महीने पहले लिखा था, मैंने बोला कि आप ये है कराची के लोग पे करेंगे ओवर बिलिंग से, और ये ना करें, ठीक है ना। तो ये बात बड़ी सिंपल है कि आप लोग एट द मोमेंट सिंपल, आप गवर्नमेंट अपना अथॉरिटी एक्सरसाइज करे, लिक्विडेटर्स के पास जाए, उनसे बोले कि हम आपसे पब्लिक इंटरेस्ट वजह से आपसे हम दे रहे हैं, हम अपना अपॉइंट करेंगे यहाँ पर एक और पूरा अपॉइंट करने की जरूरत भी नहीं है, 2-3 आदमी है, 2-3 आदमी को बदल दें, आप देखें कराची इलेक्ट्रिक किस तरह चलता है। यानी आपका खुलासा यह है कि 2-3 अहम लोग जो हैं इस कंपनी में, इसके फैसला करने वालों में, अगर उनको बदल के मुतबादल बेहतर एक्सपर्ट इंजीनियर्स जो क्वालिफाइड हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनको लाया जाए तो आपकी नज़र में सूरत हाल गंभीर होने से बचाई जा सकती है और यही सिस्टम डिलीवर कर सकता है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल जी। और ये लोड शेडिंग कर रही प्योर एंड सिंपल ब्लैकमेल है कि आप देखें लोड शेडिंग हो रहा है तो आप हमें 900 मेगावाट पावर स्टेशन दे दें, 700 मेगावाट पावर स्टेशन दे दें, नहीं तो कराची की हालत बुरी होगी। झूठ है, ये सरासर झूठ है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आप कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग है, तो ब्लैकमेलिंग के इवज़ हासिल क्या करना चाहते हैं आम शहरियों को समझाने के लिए? देखिए जी, करना ये चाहते हैं कि इनको चाहिए कि वो चाहते हैं कि वो 2 पावर स्टेशन, एक इनका पावर स्टेशन तो एलएलसी खुल गई है 900 मेगावाट, तो आप रोक नहीं सकते, रोक तो अभी भी सकते हैं एक्चुअली, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
700 मेगावाट जो पावर स्टेशन जो कैंसिल कर दी इनका, वो चाहते हैं कि वो भी आ जाए लाइन पर। जनाब जब पावर स्टेशन लगती है, जब इक्विपमेंट आता है, उसके अंदर किकबैक्स भी होते हैं, ठीक है जी, ये सब पूरी दुनिया जानती है, ठीक है जी। तो शेयर होल्डर देखिए, आप हर आदमी जाता है पब्लिक उस पर आरिफ नकवी के पास, आरिफ नकवी हैज नथिंग टू डू, ही इज अंडर लिक्विडेशन, शादी को आप पूछें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का आपने तफसील से बात की और अपना नुक्ता नज़र बयान किया। सर वो तो कहते हैं जी कि फैसला साज लोग बदल दें तो मसला हल हो सकता है। आमिर लियाकत साहब ने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, पहले भी हमने उनसे बात की थी, मैं उनसे पहले बात कर रहा हूं। जी शामी साहब आप बात पहले 1 मिनट इसको कंक्लूड कर लें। सहगल साहब ने जो बात की है वो तवज्जो तलब है, लेकिन ये एक नुक्ता नज़र है हुकूमत, क्योंकि आप जो जब प्राइवेटाइज करते हैं तो जो इन्वेस्टर होते हैं उनको एक जुम्बश कलम से आप झटक नहीं सकते और उनकी हर बात जो है उसको रद्द नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत को, असद उमर जैसे लायक लोग वफाकी हुकूमत के साथ हैं, वफाकी हुकूमत को इसके बाकायदा एक कमेटी बनाकर सारे मामलात पे गौर करना चाहिए। सहगल साहब को भी बुलाना चाहिए और जो मौजूदा लोग हैं उनसे तो बात हो ही रही है, और उसके बाद एक प्लान करना चाहिए, यानी बगैर सोचे जल्दबाजी में कोई फैसले करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम में पहले भी आपकी आवाज़ हमने बुलंद की थी इस प्लेटफॉर्म से, तो कहीं आपने भी तो जल्दबाजी में फैसला नहीं कर लिया कि भाई इस्तीफ़ा देना बस बहुत होगी? बहुत बहुत शुक्रिया जामी भाई, और बहुत बहुत अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। बात ये कि देखिए, वालेकुम अस्सलाम जनाब, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया है। आप यहाँ कराची तशरीफ लाएं और यहाँ 3 दिन जरा गुजारें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जब पत्थरों का ज़माना होता है और बिजली नहीं होती तो क्या होता है। और फिर खासतौर पर वो इलाके जो कि कंजस्टेड है, जो कि आपका हल्का भी हो और आप वहाँ पर काम भी कर रहे हो, तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी ये कि आप जाहिर है कि आप जहाँ पर जब सुनी ना जाए, बात ही को ना माना जाए, तो मेरे और भी बहुत सारे काम है जामी भाई, मैं वो कर सकता हूँ। मैं टेलीविजन पर करता हूँ काम, मेरे और बहुत सारे चीज़ें हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं पूरा पाकिस्तान। उस दिन शामी साहब ने प्रोग्राम खत्म होने के बाद इतने अच्छे अल्फाज के मैं बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने कहा नहीं कराची का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के आप बेटे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब, अपनी इज्जत देते हैं। तो अब ये जब सारी चीज़ें हैं तो फिर मैं डॉक्टर साहब मैं कम अज़ कम एक अपने पार्टी के रहनुमा को, अपने चेयरमैन को, अपने लीडर को, अपने कायद को, उनको जाऊँगा उनके पास, उनको जाकर मैं ये कहूँगा कि ये सारे मामला है खान साहब, ये मेरा इस्तीफा है। बाकी आप जो हुक्म फरमाए, तरीक़ेकार यही होता है, जहाँ बदजानती होती है वहाँ पर ये होता है कि आप या तो रातों रात पार्टी बदल ली, या आपने फौरन स्पीकर को इस्तीफा दे दिया और आपने नशीद खाली करवा के अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया। और जहाँ दयानत होती है, खुलूस होता है, वहाँ ये होता है कि आप अपनी पार्टी के लीडर के पास जाते हैं, चेयरमैन के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं सर ये मैंने ये सोचा है, बाकी जैसा आप फरमाएं वो मैं करने को तैयार हूँ। ठीक, यानी अगर वज़ीर आज़म साहब मिल लें और आपके तहफ़्फ़ुज़ात सुन लें और उनको एड्रेस कर दें तो फिर आप ये ऑप्शन वापस ले लेंगे, जारी बात है। बहुत शुक्रिया। मैं तो वज़ीर आज़म के ऊपर ही उस पर हूँ ना कि अगर वो मुझे बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त। सर शाम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कीजिए, कहिएगा। नहीं, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब के इस्तीफे से भी मसला हल नहीं होगा ना, लेकिन वो एक दबाव बढ़ा रहे हैं हुकूमत पर और अपने जो वोटर्स हैं उनको मुतमईन करना भी चाहते हैं, और वज़ीर आज़म को चाहिए कि फौरी तौर पर डॉक्टर साहब को बुलाएं और इनको एतमाद में लें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर साहब एक बड़ी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शामी साहब। एक ब्रेक आन पहुंची है। अब इस सारी सूरत हाल में ये भी ज़रूरी है कि हम के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ भी जानें। ब्रेक के बाद के इलेक्ट्रिक की दास्तान भी सुनते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब अभी हमें ज्वाइन किया है कि इलेक्ट्रिक की तर्जुमान मोहतरमा नूर अफशां साहिबा ने, उनसे भी ये सारे सवालात उनकी खिदमत में रखते हैं ताकि उनका मौक़िफ़ भी वाज़े किया जा सके। मोहतरमा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो देखने वालों को, सुनने वालों को ये बता दें कि तलब है कितनी, रसद कितनी है, फ़र्क क्या है जिसकी वजह से इस कदर ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, और क्या इस फ़र्क के अलावा भी कोई वजह है लोड शेडिंग की कराची में? थैंक यू सो मच, आपने हमारा भी अपने शो में इंक्लूड किया। देखिए, सबसे पहली बात समझाने की यह है कि जो लोड शेडिंग का ताल्लुक है वो है बिजली की चोरी के साथ। तो वो इलाके जहां बिजली की चोरी होती है या बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा होती है,
वहाँ लोड शेडिंग की जाती है नेशनल पावर पॉलिसी के तहत, और ये सिर्फ कराची में नेशनल पावर पॉलिसी नहीं फॉलो की जाती है, पूरे मुल्क में फॉलो की जाती है। इसका ताल्लुक बिजली की तलब और रसद के बीच में जो गैप है उससे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है ताल्लुक लोड शेडिंग का। फिर बात आती है लोड मैनेजमेंट की। अगर सप्लाई और डिमांड के बीच में गैप एक हद को क्रॉस कर देता है तो कभी कभार, और ये बहुत रेयर इंस्टेंसेस हैं, जब लोड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू मैनेज द शॉर्टफॉल। पिछले दिनों हमारी थोड़ी जनरेशन कंस्ट्रेन हुई थी फ्यूल शॉर्टेज की वजह से, जिसकी वजह से लोड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर आप बात मजीद आगे बढ़ाने से पहले ये बता दें कि इस वक्त शहर क़ायद को कितनी बिजली चाहिए होती है और आपके पास दस्तयाब कितनी है और फ़र्क कितना है, तो ज़्यादा सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल। तो सर आम जैसे बिजली की जो डिमांड है वो डेली बेसिस पे और इवन आवरली बेसिस पे चेंज होती है। तो एवरेज जो डिमांड है कराची की वो तो मीट हो जाती है, वो 3200 मेगावाट के करीब है, जो कि आराम से कंफर्टेबली मीट होती है, और सिर्फ लोड शेडिंग बिजली चोरी की वजह से की जाती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं, अभी जो मसला है नूर अफशा, अभी जो मसला है वो क्या है? देखें, वही मैं कह रही हूँ कि चंद एक आवर्स में जब पीक डिमांड होती है जो आजकल कराची की तकरीबन 3600 मेगावाट तक पहुंच गई है, तब लोड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन तब भी हमारी कोशिश होती है कि मुस्तस्ना इलाकों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, और खास तौर पे रात के औकात में हम इंडस्ट्रीज को लोड मैनेज करना प्रेफर करते हैं ताकि हमारे रहायशी सार्फिन को रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, जबकि ये हमारे लिए एक फाइनेंशियल कॉस्ट भी है। नूर अफशा साहिबा, देखिए दो प्रपोर्शंस हैं। एक तो ये कि लाइन्स एरिया, फेडरल बी एरिया और मलीर और दीगर इलाकों में आज हमें जो रिपोर्ट भी किया गया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स में, हमने लोगों के तासुरात भी नशर किए, वो ये बताते हैं वहाँ 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है। मे भी ये उन जगहों पर फॉल करते हैं जहाँ आपकी पहली कंप्लेन है। दूसरी क्यूरी है कि गुलिस्तान इकबाल, गुलिस्तान जौहर, अल हिलाल सोसाइटी और नॉर्थ कराची, जहाँ बिल अदा करने की शरह 90 से 100% तक है, वहाँ भी 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सर, हर एरिया के अंदर पॉकेट्स होती हैं जहाँ के बिजली चोरी होती है, तो उन इलाकों में लोड शेडिंग नेशनल पावर पॉलिसी के तहत की जाती है, लेकिन किसी भी इलाके में 8 घंटे से ज्यादा बिजली चोरी की वजह से भी लोड शेडिंग नहीं की जाती। यानी कि वो इलाके भी जहां 80% बिजली चोरी होती है वहां 16 घंटे हम बिजली देते हैं। अगर अलबत्ता ये मैं कहना चाहूंगी कि कुछ एरियाज में फॉल्ट्स हो जाती हैं या ट्रिपिंग हो जाती है, क्योंकि एक नेटवर्क है जिसके ऊपर वेदर का बहुत इम्पैक्ट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट होता है, उसकी वजह से अगर मेंटेनेंस शटडाउन लिया जाता है तो वो लोड शेडिंग से डिफरेंट है। और इन दोनों को तशबीह देना मेरा ख्याल है जायज ना हो। ओवर बिलिंग की शिकायत भी है, लाइन लॉसेस की शिकायत भी है। कुछ शहरियों ने भी ये भी कहा कि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने इसको किस हद तक एड्रेस किया और ये क्यों शिकायत पैदा हो रही है? सर, इसका भी अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो जवाब मैं तफसीली देना चाहूँगी। देखें, जो बिजली का रेट होता है उसका तयन नेपरा करता है, और ये नेपरा जो रेट तयन करता है वो तमाम डिस्कोस का करता है। कोई डिस्को इस रेट में किसी किस्म की रद्दो बदल नहीं कर सकता, ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। तो एक हो गया रेट। दूसरी बात है यूनिट्स की। यूनिट्स होते हैं जो बिल में लग के आते हैं और हर सारिफ की कंजम्पशन के लिहाज से होते हैं, और बिल जो है रेट और यूनिट को मल्टीप्लाई करके आता है। सर, पिछले अगर मैं मई की बात करूं तो मई के माह में हम मई और जून के शुरू के महीने तक हमने कराची में किसी भी इलाके में लोड शेडिंग नहीं की, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हम रिलीफ प्रोवाइड करना चाहते थे। ऑब्वियसली जिन इलाकों में लोड शेडिंग होती थी पहले और सिर्फ 16 घंटे बिजली प्रोवाइड की जाती थी, उनको अब 24 घंटे बिजली मिली, जिसकी वजह से इन इलाकों में बिजली की कंजम्पशन बढ़ी और इसका इम्पैक्ट बिलों में। साथ साथ हमारे जो मीटर होते हैं वो के इलेक्ट्रिक नहीं बनाता, वो उन्हीं सप्लायर से परचेज करते हैं जो दूसरे डिस्कोस को भी सप्लाई करते हैं। तो अगर हम इस प्रोसेस को देखें कि बिल किस तरह जनरेट होता है, सर, हमारा काम सिर्फ रेट को और यूनिट को मल्टीप्लाई करके एक नंबर देने का है। ना रेट हम सेट कर सकते हैं, ना यूनिट हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, गुजारिश सुनिएगा,
अगर आपकी बिजली चोरी हो रही है तो उसका खुमियाजा वो शहरी क्यों भुगतें जो चोरी नहीं करते, जो वक्त पे बिल देते हैं? ये तो फिर आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप उसका खुमियाजा भुगतें। आप लोगों ने इसको फिक्स क्यों नहीं किया जो आज शहरी बिलबिला उठते हैं या उनको तकलीफ उठानी पड़ती है, हत्ता कि आमिर लियाकत साहब या आलमगीर खान साहब को उठ के एहतजाज करना पड़ता है आपके सीयू के खिलाफ? सर, जो अगर मैं किसी एक सारिफ की बात करूं तो उनको सिर्फ उतने यूनिट्स की अदायगी करनी होती है जो उनके मीटर पे रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि जो उनकी अपनी कंजम्पशन है। कोई ये जो TND की आप बात करें या चोरी से रिलेटेड लॉसेस की बात करें, के इलेक्ट्रिक ने पिछले 10 सालों में बहुत इम्प्रूवमेंट की है। पहले 38% लॉसेस होते थे, इनको हम 36% लॉसेस होते थे, उनको हम 19% तक ले आए हैं, जिसकी वजह से कराची वो शहर जहां सिर्फ 23% मुस्तस्ना इलाके थे। अगर आप इनको 38 से 19% ले आए हैं मोहतरमा, तो ये तो बहुत बड़ी सक्सेस है। तो 19% तक ले आने का मतलब ये कैसे हो गया कुछ इलाकों में 8 घंटे और 10 घंटे तक की लोड शेडिंग फिर हो जाए? ये तो फिर मंतक समझ नहीं आती ना। ये तो फिर लोड शेडिंग का दौरानिया भी फिर कम होना चाहिए था ना। सर, लोड शेडिंग की लोकेशंस में बहुत कमी आई है। पहले कराची का सिर्फ 23% हिस्सा लोड शेडिंग से मुस्तस्ना था, आज का कराची 77% लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। तो हमने वो इलाके बढ़ाते गए हैं जहां लोड शेडिंग कम से कम होती गई है, और अब ज्यादातर कराची लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। लेकिन क्या करें कि अहलियाने कराची आपकी इस बात को बाय करने को तैयार नहीं है जब भी उनके सामने माइक रखा जाता है। तो हत्ता कि PTI के MNAs इस बात को बाय करने को तैयार नहीं जो आप फरमा रही हैं। सर, आजकल की सिचुएशन एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, जिसकी अगर हम एक बैकग्राउंड देखें कि वजूहात क्या हैं, तो कई वजूहात हैं। हम अपनी जनरेशन की कैपेसिटी में एडिशंस करना चाहते थे। हमने 2016 में एक 700 मेगावाट के कोल फायर्ड पावर प्लांट की रिक्वेस्ट भी की, वो अप्रूव टाइम पे नहीं हुई। हमारा एक 900 मेगावाट का प्लांट था, उसकी भी हमने 2019 में प्रोसेस फाइनली ले किया आफ्टर रिसीविंग ऑल अप्रूवल्स। तो हम एक कॉन्स्टेंटली पिछले कई सालों से जनरेशन और ट्रांसमिशन में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ अप्रूवल और रेगुलेटरी प्रोसेसेस में ताखीर के बायस ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी डिले हो गई, लेकिन इंशाल्लाह हमारा 900 मेगावाट का प्लांट अगले साल आ जाएगा। इसके साथ साथ कोई फौरी रिलीफ की उम्मीद है आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि आगे मजीद हब्सदा मौसम आने वाला है कराची में? बिल्कुल सर, हम वफाक के बहुत अप्रिशिएटिव हैं। उन्होंने हमारी जो फ्यूल सप्लाई लाइंस हैं उनमें हमें बहुत बेहतरी की अश्योरेंस दी है, बहुत इम्प्रूवमेंट आ भी गई है, और इंशाल्लाह अगर प्रेशर हमें जो रिक्वायर्ड होगा वो मेंटेन रहेगा और फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट्स भी मिलेंगी, तो पावर सप्लाई सिचुएशन में मजीद बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया मोहतरमा नूर अफशां साहिबा, आप तर्जुमान है के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ को वाज़ेह कर रही थी। शामी साहब, बहरहाल अब ये तो देखना है कि कैसे वफाक और के इलेक्ट्रिक मिलकर शहरियों की तकलीफ को कम करते हैं। आपकी बात बड़ी दुरुस्त थी कि प्लानिंग मरबूत होगी ना जब ऊपर से, तो फिर ही कोई असर होगा ऊपर का। देखिए, वफाकी हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। ये हल नहीं है कि आप किसी अदारे पर कब्जा कर लें, उसके शेयर्स ले लें, इन्वेस्टर्स को भगा दें। आपको ये मसाइल हल करने हैं, इसके लिए जान लड़ानी है, और ये जान लड़ानी पड़ेगी वफाकी हुकूमत को, क्योंकि ये उसके बराह रास्त मातहत है। बिजली जो है उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक सर, ब्रेक आ गई और ब्रेक के बाद एक और बड़ा अहम मौजू जिस पर आज मेरा और आपके तो इत्तेफाक था कि बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे। अब शिबली फराज साहब का एक ट्वीट भी आ गया, उन्होंने कहा ये तमाम तरफ अफवाहें उनके बारे में जो फैलाई जा रही हैं ये बेबुनियाद हैं। तो वज़ीर आला उस्मान खान बुज़दार की हम बात करेंगे कि उनके बारे में ये क़यास रहियाँ क्यों की जाती हैं। प्लीज़ गोना स्टे फॉर लॉन्ग, क्यों, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से आए रोज़ क़यास राइयाँ देखने को सुनने को मिलती हैं। अफवाहें भी गर्म थी पिछले 24 से 48 घंटों में कि फ़ैसला हो चुका कि उनको बदला जा रहा है। आज फिर शिबली फराज साहब ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया और कहा कि जनाब वो कहीं नहीं जा रहे, ये जो स्पेकुलेशंस हैं ये बेसलेस हैं, बेबुनियाद अफवाहें हैं।
बहरहाल अब ये अर्ज़ है कि चंद रोज़ पहले पंजाब से दो बड़े अहम वज़रा की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, जिन्होंने बुज़दार साहब के हवाले से अपना फ़ीडबैक शेयर किया जो कि इंतहाई तसल्ली बख्श था। और रिपोर्टली जो मेरे ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है कि उन्हें तब्दील किया जाए। तो मेरी दानिश में तो वो हैं और रहेंगे, अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे। अब आप फरमाइएगा ये क़यास राइयाँ क्यों जन्म लेती हैं और आपकी राय क्या है? जब से ये उस्मान बुज़दार साहब आए हैं ना, उस वक्त से उनके जाने की पेशगोइयाँ हो रही हैं। जी हाँ। और मैं एक बड़े सरकारी अफसर से बात कर रहा था, वो कहने लगा एक बड़े सीनियर अखबार नवीस हैं, वो 18 कॉलम लिख चुके हैं इस पर कि ये जा रहे हैं, 18 पेशेनगोइयाँ कर चुके हैं। तो वो कहीं नहीं गए। अगर 19वां और 20वां कॉलम आ जाएगा तब भी नहीं जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह हुई कि मेरे दोस्त हैं मुनीर अहमद खान, जी, उन्होंने रात 11:30 बजे मुझे फ़ोन किया कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली का फैसला हो गया है। अच्छा। और बस चंद मिनट में ऐलान होगा। सही। आप यकीन कीजिए कि मैंने 2-3 बार सुबह होने से पहले 2-3 बार मेरी आंख खुली और मैंने ऑनलाइन अखबार चेक किया कि मेरे को खबर तो नहीं आ गई उनके जाने की। इस कदर मतलब सारी सही है। हाँ, ठीक बात। इस कदर वसूख से वो ये बात कर रहे थे। सही है। फिर हमारे दोस्त आप देखिए जो बड़े बाखबर एंकर्स हैं और बड़े खान साहब के मद्दा भी रहे हैं, और वो बार बार मोहसन लगारी, अब्दुल अलीम खान, असलम इकबाल, यावर बुखारी नाम लेते हैं, ये आने वाले हैं, और कोई दूसरा नाम लेता है, कोई तीसरा लेता है। लेकिन ये हाशिम जवान बख्श का नाम भी लिया जाता था ना जी। अच्छा, उनका भी नाम लगता, मगर लगता यह है, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आ रही। जे उस्मान बुज़दार जैसे आए थे ना, अब तो उससे कुछ तजर्बा भी ज्यादा हो गया है, कोई थोड़ी सूझबूझ भी ज्यादा हो गई है। बस अफसरों को कुछ तब्दीली करते रहते हैं, वो उनका शौक है, उसकी भी पता नहीं क्या वजूहात होंगी। लेकिन वाकई मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती कि खान साहब उनसे बेजार हो गए हों। और जब खान साहब बेजार नहीं हुए तो फिर किला मजबूत है। नहीं, बहुत मजबूत है, बहुत वज़ीर आला है। बिल्कुल, बहुत किला मजबूत है और वो वज़ीर आला भी हैं। और बात यह है कि वज़ीर आज़म की ये जो चॉइस थी, उनके एक अपना मतम नज़र था, क्यों उन्होंने उनको चूज़ किया, वो बड़ी सॉलिड है और उससे वज़ीर आज़म पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। आज की तारीख तक उन्होंने एक बार भी शायद गौर ना किया हो कि इनको चेंज करना है। तो लिहाजा जो कुछ भी कहा जाता है वो मेरली स्पेकुलेशंस ही हैं। इस बात पे तो हमें एग्री करना पड़ेगा। उनसे जुड़ा एक बड़ा अहम सवाल है सर, आपको याद होगा रवां बरस मई में ये एक हॉस्पिटल का उन्होंने इफ्तिताह किया था, कार्डियोलॉजी का, DG खान में, जिसका नाम उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से मंसूब किया। वो हॉस्पिटल जो है उस पर बड़ी तनकीद हुई कि जनाब ये तब्दीली सरदार फतेह मोहम्मद जी, फतेह मोहम्मद खान बुज़दार अस्पताल है, ये कार्डियोलॉजी सेंटर। असल में बात यह है कि बहुत से लोगों ने इस पर बड़ी तनकीद की है, मगर मैंने देखा कि चौधरी परवेज़ अली साहब जब वज़ीर आला थे पर भी कार्डियोलॉजी अस्पताल मुल्तान में कायम हुआ। जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उनके नाम पर भी एक अस्पताल लाहौर में मौजूद है, नवाज शरीफ साहब के नाम पर भी, और फिर आप उनके नाम पर तो यूनिवर्सिटी भी मुल्तान में कायम हुई एग्रीकल्चर। तो जब ये सारे लोग जो हमारे हुक्मरान रहे हैं, ये अपने अपने नाम पर अदारे इन्होंने बनाए हैं। तो उस्मान बुज़दार के जो वालिद थे ना, फतेह मोहम्मद बुज़दार मरहूम, वो भी अपने इलाके के एक मुंतखब नुमाइंदे थे, रुकन रहे असेंबली के, और अगर असेंबली ने मेरा ख्याल रेजोल्यूशन भी किया, उनकी ख्वाहिश थी कि उनके इलाके में एक दिल का अस्पताल कायम हो। तो असेंबली ने फिर कहा कि इसका नाम उनके नाम पर रख दिया जाए। तो आप मुझे बताइए कि अगर चौधरी परवेज़ अली सेंटर अगर अस्पताल हो सकता है, शहबाज शरीफ अस्पताल हो सकता है, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो फतेह मोहम्मद बुज़दार के नाम पर अस्पताल क्यों नहीं हो सकता? वो भी अपने इलाके के। हाँ जी, उस मंतिक पे तो बिल्कुल ये बात पूरी होती है, आप सही कह रहे हैं, मैं इससे इख्तलाफ नहीं कर सकूंगा इस मंतिक की वजह। अपने इलाके के वो भी चौधरी परवेज़ अली थे, वो भी अपने इलाके के शहबाज शरीफ थे, अपने इलाके के, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। तो अगर उनकी याद, ये देखिए, इसलिए ये आप थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। अच्छा, जो आपने छोटे हमारे इलाके
पसमानदा इलाके हैं, हाँ। उनके लोगों को भी तस्लीम करना चाहिए। कोई बात नहीं है, वेरी कोई मजाक नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो बीच में आपने फरमाया ना कि जी वो अफसरान चेंज करते रहते हैं, आईजी हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए या दीगर, अच्छा उसमें जो मुझे समझ आ सकी मुतल्लिका हुकाम से या जो सीएम के क्लोज लोग हैं उनसे गुफ्तगू करके या सीएम से भी कुछ मुलाकात हुई, उनसे भी बात करने के बाद वो प्रॉबेबली उनकी केमिस्ट्री नहीं बन सकी उन अफसरान से जो आईजीज पहले जब तब्दील हुई या चीफ सेक्रेटरी तब्दील होते रहे 3 से 4। अब जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं, यहाँ को सुर, यहाँ जो है ना सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहाँ सुर लग गया है, यहाँ कोई मामला फहमी है, कुछ सिमेट्री केमिस्ट्री बन गई है, और अब शायद ये जो ये सीक्वेंस है ये कोई कुछ अरसा चले भी। ये मैं अर्ज करना चाह रहा था। तो मेरा ख्याल है कि आपकी केमिस्ट्री जो है वो भी शिबली फराज साहब से मिल गई है कुछ। नहीं, शिबली फराज साहब का ट्वीट तो ट्वीट पर नहीं, देखें शिबली फराज साहब का ट्वीट दस्तखत कर दिए आपने भी लगता है। मैं अर्ज ये करूं सर, हमने जो आम शख्सियात है उनके ट्वीट्स के नोटिफिकेशन लगाए होते हैं, तो वो उनका ट्वीट आ गया। हालांकि आपके इल्म में भी है कि हमने ये मौजू उनके ट्वीट से बहुत पहले का रखा हुआ था कि आज प्रोग्राम में इस मामले पर बात करनी है। देखें लोगों की, देखिए हम कोई हरीफ इक़्तिदार नहीं है किसी के, तनकीद भी की जाए तो सलीके से करनी चाहिए। और कोई मुझे बड़ा स्कैंडल नजर नहीं आया, कोई ऐसी यानी शिकायत नजर नहीं आई, कोई केस ऐसा नहीं हुआ जिस पे आप शिकायत करें लोगों की। यानी पंजाब में आप इंतजामी इक़दामात पर तनकीद कर सकते हैं, बिल्कुल की जानी चाहिए, तजर्बाकारी की बात भी कर सकते हैं, की जाए। लेकिन कोई ऐसा स्कैंडल नहीं आपने सुना कि आप कहें कि जनाब ये तो क़यामत बर्पा हो गई है। वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते ये कि सूबाई काबीना में तब्दीलियां हो सकती हैं 3 से 4 आने वाले दिनों में। जैसे वफाक में भी ये तला है कि वहाँ भी कुछ रद्दोबदल हो सकता है, लेकिन पंजाब में 3 से 4 तब्दीलियां अलबत्ता ज़रूर हो सकती हैं। बुज़दार साहब बेचारों को डराने जी, उनको डराने की क्या जरूरत है? चले नहीं डराते उन बेचारों बस एक रात को उठ के एक शिकायत ये है कि बुज़दार साहब कम गो हैं, वक्त नहीं देते, हाथ नहीं आते, बात नहीं करते। इस पर भी काबू पालें तो फिर ये कयास रही हैं बिल्कुल दम तोड़ जाएंगी। सर वक्त खत्म हुआ, चाहते हैं आपका बहुत शुक्रिया सर। एक चुप और 100 थूक। ठीक है, इजाज़त दीजिए, मुझे अब चुप होना है क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.